जय हिंद बच्चा, आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और वेलकम है। ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चंस को आप मिस न करिएगा, ज़रूर देखिएगा, सॉल्व करिए। और चलिए हम लोग क्वेश्चंस को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप आएंगे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिजिटल बोर्ड पे दिख रहा है। जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डिड द लास्ट मुगल रूरल बहादुर शाह जफर डाई। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी रंगून एंड ऑप्शन डी ग्वालियर। तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली, आगरा, रंगून, ग्वालियर। तो अगर आप आइएगा तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो है रंगून में हुई। कहाँ पे हुई? रंगून में हुई। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगर आप मुगल वंश के बारे में या मुगल डायनेस्टी के बारे में देखिएगा तो मुगल डायनेस्टी को दो भागों में हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक देख सकते हैं बाबर से लेकर औरंगजेब के समय तक, और दूसरा जो है औरंगजेब से जो है बहादुर शाह जफर। तो एक है मुगल वंश। अगर आप देखिएगा तो मुगल वंश में बाबर से लेकर औरंगजेब से पहले शासक तक जो है आप देखेंगे कि मुगल वंश का ग्रोथ जो है क्या हुआ, इस दौर में तेजी से हुआ। लेकिन जैसे ही औरंगजेब जो है मुगल शासक बनता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है मुगल वंश जो है डिक्लाइन की ओर आगे बढ़ना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो है रंगून में हुआ। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, अंडर द फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन द मैनेजमेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन इज बाउंड टू। शिक्षा के मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों की शिक्षा के लिए प्रबंधन हेतु बाध्य है स्कूल एंड कॉलेजेस, विद्यालय एवं महाविद्यालय, स्टेट एंड पेरेंट्स, राज्य एवं माता पिता। सी ऑप्शन गवर्नमेंट एंड स्कूल, सरकार एवं विद्यालय, एंड डी ऑप्शन म्यूनिसिपल या नगर पालिका। 4 ऑप्शन आपके सामने बच्चों दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है शिक्षा के मौलिक अधिकार के लिए किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, किसका ड्यूटीज बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप आएंगे तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को क्या बना दिया गया? फंडामेंटल राइट बनाया गया। फंडामेंटल राइट बनाया गया या मौलिक अधिकार बनाया गया। मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट बना दिया गया। और इसे कौन से आर्टिकल में रखा गया भाई? आर्टिकल 21A में। आर्टिकल 21A के अंतर्गत जो है राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। उसके अलावा अगर DPSP में अगर आप आएंगे तो DPSP ये ड्यूटीज ऑफ स्टेट है। ये किसका ड्यूटीज है? ड्यूटीज ऑफ स्टेट का बात कर रहा है। ये राज्य का कर्तव्य है कि वह अंडर आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 के अंतर्गत जो है, आर्टिकल 45 के अंतर्गत जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए जो है फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन का व्यवस्था या फैसिलिटी कराए। उसके अलावा अगर फंडामेंटल ड्यूटीज में अगर आप आइएगा मूल कर्तव्य में, तो मूल कर्तव्य में आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A के अंतर्गत
11वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज में ये बताया गया है कि माता पिता पेरेंट्स का ये कर्तव्य है, माता पिता या पेरेंट्स का ये कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों के लिए एजुकेशन का फैसिलिटी अवेलेबल कराएं। तो इस प्रकार बच्चों अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 45 में स्टेट और 51A में जो है अगर आप आएंगे तो माता पिता पेरेंट्स का ये ड्यूटीज है बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो इस प्रकार बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन सही होगा कि फंडामेंटल राइट को अवेलेबल कराने के लिए या रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, किसका ड्यूटीज है, स्टेट और पेरेंट्स या माता पिता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द व्हील ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक्स या तीलियां होते हैं। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24 एंड ऑप्शन डी 42। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में अगर आप आएंगे तो वहाँ पे कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्स। भारतीय रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन है। ए प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री, बी प्रेसिडेंट, सी डिफेंस मिनिस्टर या रक्षा मंत्री एंड डी कमांडर इन चीफ। तो देखिए अगर आप आएंगे सुप्रीम कमांडर जो है डिफेंस सर्विसेज का या डिफेंस फोर्सेज का किसे कहा जाता है, तो भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का बी क्या होगा, सही होगा। तो डिफेंस सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस सर्विसेज या डिफेंस फोर्सेज ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोला जाता है, भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन सही होगा। उसके अलावा अगर पावर के स्तर पे अगर आप आएंगे या शक्ति के स्तर पे अगर आप आएंगे और पीएम और प्रेसिडेंट में अगर कंपैरिजन करेंगे तो देखो पीएम के पास जो पावर है वो रियल पावर है, रियल पावर या वास्तविक शक्ति है। क्या है, वास्तविक शक्ति इसको प्राप्त है। जबकि प्रेसिडेंट के पास जो है नॉमिनल पावर है, नॉमिनल पावर या इसको बोल सकते हैं नाम मात्र की शक्ति, नाम मात्र की शक्ति। तो इस प्रकार बच्चों आप देखेंगे कि पावर तो प्रेसिडेंट के पास बहुत है लेकिन उसको यूज करने का अधिकार बहुत ही कम है। जो रियल में यूज करने का अधिकार दिया गया है वो किसके पास पावर दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर के पास। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। सर्वोच्च कमांडर कौन होता है डिफेंस सर्विसेज का या फोर्सेज का, तो वो जो है प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग नीति आयोग है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक निकाय, बी एडहॉक बॉडी या तदर्थ निकाय, सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या गैर संवैधानिक निकाय एंड डी नन ऑफ दीज। तो सी ऑप्शन है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या गैर संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं नीति आयोग के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग अगर आप आएंगे तो इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये नीति आयोग का पूरा नाम है, या इसको बोल सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का फाउंडेशन हुआ या इसका गठन हुआ
1 जनवरी 2015, या आप कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2015 को 2015 को इसने जो है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। तो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन को समाप्त करके उसके स्थान पे नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग का चेयरमैन जो है पीएम होता है, चेयरमैन पीएम, और उसके अलावा डिप्यूटी चेयरमैन होता है या वाइस चेयरमैन होता है, जो प्रेजेंट में कौन है, सुमन बेरी। कौन है, सुमन बेरी। अब देखिए, नीति आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है या गैर संवैधानिक संस्था। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या गैर संवैधानिक संस्था का मतलब क्या है? गैर संवैधानिक संस्था या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कि एक ऐसी संस्था, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया हो या कॉन्स्टिट्यूशन में जो है किसी भी प्रकार का उसमें जो है उल्लेख नहीं किया गया हो। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विच स्टेट इन इंडिया टचेज द बाउंड्रीज ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश एंड डी महाराष्ट्र। तो इसमें अगर आप आएंगे तो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री लाइन जो है दिए गए ऑप्शन में सबसे ज़्यादा स्टेटों से जो है क्या करती है, टच करती है। तो उत्तर प्रदेश जो है किससे किससे टच करता है? उत्तराखंड, उत्तराखंड के अलावा अगर आप आएंगे हरियाणा, सॉरी नेक्स्ट अगर आप आएंगे हरियाणा को हटा दीजिए, तो यूके, उत्तर प्रदेश के अलावा अगर आप आएंगे तो आपको जो है दिल्ली से इसकी बाउंड्री लाइन टच करती है। दिल्ली के अलावा अगर आप आएंगे एमपी से इसकी बाउंड्री लाइन टच करती है। एमपी के अलावा अगर आप आएंगे छत्तीसगढ़ से इसकी बाउंड्री लाइन टच करती है। छत्तीसगढ़ के अलावा अगर आप आएंगे तो बिहार से इसकी बाउंड्री लाइन क्या होती है, टच करती है। ये सारे क्षेत्रों से जो है इसकी बाउंड्री लाइन क्या होती है, टच होती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करा है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द हिमालयाज ऑफ इंडिया इन इंडिया। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ए कंचनजंगा, बी K2, सी नंदा देवी एंड डी धौलागिरी। तो देखो, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, और वो भी इंडिया का पूछ रहा है, तो इंडिया का जो है माउंट K2 होगा। कौन होगा? माउंट K2। इस प्रकार 7 का बी। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, तो हिमालय का हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट होगा। माउंट एवरेस्ट होगा। और ये माउंट एवरेस्ट जो है ये वर्ल्ड का भी, ये विश्व का भी जो है क्या है, सबसे ऊंचा पीक है या सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। कंचनजंगा, नंदा देवी, ये सारे पीक जो है ग्रेटर हिमालय में है। किसमें है? ग्रेटर हिमालय में है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करा, भाखड़ा नांगल डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ब्यास, उसके अलावा ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी झेलम एंड ऑप्शन डी रावी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है भाखड़ा नांगल डैम। तो भाखड़ा नांगल डैम जो है सतलज नदी पर है। कौन से रिवर पे है? सतलज रिवर पर है। और कौन से राज्य में है? स्टेट, तो ये पंजाब स्टेट में है, पंजाब राज्य में है। तो भाखड़ा नांगल डैम जो है सतलज नदी पर स्थित है और पंजाब राज्य में है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का
बी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज कॉल्ड, भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन, वाई सुदर्शन, वर्गीस कुरियन एंड नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया एम.एस. स्वामीनाथन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को बोला जाता है। और उसके अलावा अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन सही होगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति के अंतर्गत जो है गेहूं, व्हीट, गेहूं और उसके अलावा राइस, चावल, गेहूं और चावल के प्रोडक्शन पर क्या किया गया? बल दिया गया और इस सेक्टर में अपने आप को जो है आत्मनिर्भर करने का प्रयास किया गया। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, विश्व में जो है, विश्व में हरित क्रांति के पिता कौन? तो उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने देखा ग्रीन रिवॉल्यूशन की वर्ल्ड में विश्व में पिता कौन है, जनक कौन है, उसके अलावा भारत में कौन है, और हरित क्रांति जो है कौन से फसल से संबंधित था? तो गेहूं और चावल से संबंधित था। नेक्स्ट चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप आएंगे, घाना बर्ड सेंचुरी इज इन विच स्टेट, घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड डी ऑप्शन जो है असम। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन सही होगा, राजस्थान। राजस्थान में घाना बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है। तो इस प्रकार बच्चों आज के लेक्चर में, सेशन में, क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को क्या किया? सॉल्व किया। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी से मिलते जुलते जो है टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो प्लीज़ जो है आप इस सेशन को मिस न करें, आप जो है इसको देखें, क्वेश्चन सॉल्व करें और उसके अलावा इससे मिलते जुलते टॉपिक को भी आप क्या करें? कवर करें। तो आज हम लोग का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए हम लोग आज अग्निवीर वाई ग्रुप मैथमेटिक्स के सिंपल पेपर को देखते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आज जो है अग्निवीर वाई ग्रुप मैथ का पहला सिंपल पेपर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं आपको वाई ग्रुप में मैथ में जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरीके से आपके पेपर में आते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को आज बताऊंगा और मोस्टली इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। तो आपको सारी चीज़ों को यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक से कैसे हम लोग क्वेश्चन को करना है तो हम लोग करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ये आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपका रूट का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का है और आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन से हमेशा क्वेश्चन आता है। अब किस सेट में आ जाए कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है किसी सेट में 9 क्वेश्चन आते हैं, किसी सेट में 8 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, किसी में 10 आते हैं। तो अगर अब आप इसकी बात करते हैं तो देखिए, ये अगर आपने ले लिया x इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, x इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस x, ये आप ले लो। इस x को हटाएंगे तब भी होगा, दोनों साइड का होल स्क्वायर करते थे तो x इक्वल टू 6 प्लस x हो गया। तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर 3 माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x कॉमन करोगे, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन करोगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 हो गया और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 3। तो ऑप्शन नंबर बी। ये तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से कर लिए।
ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसी क्वेश्चन को अब हम लोगों को जो है ट्रिक से करना है। किससे करना है? ट्रिकी करना है। अब इसको हम लोग जो ट्रिक से करते हैं, तो मैंने आपको बताया था एग्जाम में क्लास में कि हर क्वेश्चन को मैं आपको ट्रिक देता ही हूँ, जैसा कि आप जानते ही हैं। 6 को हम लोग ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे, 2 ऐसे फैक्टर में जिनके बीच में कम से कम का डिफरेंस हो, 3 और 2, तो इन दोनों के बीच में केवल 1 का डिफरेंस है। 6 और 1 लेंगे तो 5 का डिफरेंस हो जाएगा, तो कम से कम का डिफरेंस हो। तो ये बड़ी वैल्यू वाली, जो बड़ी वैल्यू होती है, ग्रेटर वैल्यू होती है, उसको पॉजिटिव लेते हैं और छोटी वैल्यू को निगेटिव लेते हैं प्लस वाले के लिए, जब ऐसा प्लस में दिया जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, चलिए आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे अगर आप चलते हैं तो आप समझिए, यहाँ पे हम लोगों को ए इतना दिया है, ए इतन इक्वल ये प्रूफ करना है। तो अगर अब आप लेते हैं तो ए तो हमारे पास ए हो गया। अब हम लोग 1/a फाइंड कर लें। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो पहले देखो, हम लोग ए को रेशनलाइज कर लेते हैं डायरेक्ट। तो √3 - √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 + √2 और यहाँ पे √3 - √2, ये आपका हो गया। तो जब ये इतना आपने ले लिया तो ये 3 + 2 - 2 √6 हो जाएगा, अपान ये इतना आपने ले लिया। अब अपान इधर हो जाएगा 3 - 2, तो ये आपका हो गया। तो इसको अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये आपका हो गया 5 - 2 √6 अपान 3 - 2 1। ये अगर आपने ले लिया तो देखिए अब 5 - 2 √6 ये आपका हो गया। ये अगर आपने लिया, अब देखिए जब ये इतना अगर हम लोग ले लिए, तो अब इसी तरीके से जब दूसरा लेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो प्लस 5 2 √6 हो जाएगा। ये कैंसिल, यानी 10। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बन जाएगा। ये आपको पता ही है। और अगर इसको आप इस तरीके से कर लेंगे, फिर आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जैसे हम लोगों का है, थर्ड क्वेश्चन पे अगर आते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन हम लोगों का है। थर्ड क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अब आप लेते हैं इन दोनों को, पहले इसको लेंगे तो ये 15 हो जाएगा। देखिए 154 + 15 आपका 9 हुआ 6। अब ये पूरा जो हो गया 169 हो गया। इसको रूट से बाहर लेंगे तो ये 13 आएगा। तो 13 हो गया, 108 + 13 आपका हो गया 8 3 11 121। अब ये पूरा आपका 121 हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। अब 11 और 25 36 हो जाएगा। 36 का मतलब स्क्वायर रूट आपका 6 आएगा। 10 और 6 16, 16 का 4। तो इसका आंसर जो आएगा, वो कितना आएगा? 4। ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर डी आपका मिल गया, आंसर नंबर 4। ऑप्शन नंबर डी सॉल्यूशन इसका 4 हो गया। आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है 4th। तो देखिए एकदम सिंपली इसका आंसर आपका 1 होगा। मैंने बताया था मोस्टली बच्चों को कि आप देखिए जब पावर में दे, मल्टीप्लाई में दे, तो उस तरीके से लास्ट में जो आता है x की पावर 0 आती है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। जैसे x, ये आपका हो गया b² - c² प्लस c² - a² प्लस a² - b²। यही होगा a + b - b बताया गया है। b² और b² a² c² x पावर 0 = 1। ये आपका हो गया 1, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, ये इतना आपने ले लिया। अब आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आइए, अब देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ऐसा क्वेश्चन दे देता है 1 + 0.1। तो देखो ऐसे आप लिखो 1 0 0 0 0.1 आपका हो गया, 0.001 आपने ले लिया। ठीक, अगला पॉइंट अगर आप लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट, यही चीज़ दोनों जगह सेम है। हमें जहाँ तक लगता है इसको थोड़ा सा आपको करेक्ट करना होगा। यहाँ पे ये आपका होगा 0.01 होगा
अब ये 0.001 होगा 111.11, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसको आप थोड़ा सा एक जीरो यहाँ से गायब करेंगे, एक जीरो आपका नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी ये बन गया। आइए फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में आपको ये दिया है, बार लगा होगा, और इस क्वेश्चन को जब बार लगा के लगा दिया जाए या बार नहीं लगा है, तो इसका मतलब आप जान ही रहे हैं कि इसको हम लोगों को इसमें कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर हम लोग लेट कर लेते हैं, देखिए ये नंबर x इक्वल टू 0.47 आपने ले लिया, 7 डॉट। अब इसमें हम लोग सबसे पहला काम करें 10 से मल्टीप्लाई कर लें, 10 से कर लें पहले। अब जब 10 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आपका हो गया 10x इक्वल टू 4.777 डॉट, ये आपने ले लिया। ठीक, ये आपका हो गया। अब यहाँ तक हम लोग ले लिए, फिर इसी को थोड़ा सा और आप सॉल्व करेंगे। देखिए जो आपने लिया था x इक्वल टू 0.477 डॉट, ये हमने लिया। पहले इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.777 डॉट, ये हो गया। अब जब ये आपने ले लिया यहाँ पे, फिर इसी को थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब जब इसको और आप सॉल्व करेंगे तो 100 से अगर ये मल्टीप्लाई अगर आप कर लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 47.777 डॉट। अब इसको अगर हम लोग लेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं और इक्वेशन सेकेंड, तो 10x को माइनस जब करेंगे तो 777 डॉट माइनस माइनस, इधर आपका पूरा कट गया, ये आपका हो गया 43, इधर हो गया 90x, तो x इक्वल टू 43/90। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी। इसके आगे अब हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ 10। देखिए द एचसीएफ ऑफ 105615842178। तो देखिए जैसे अगर अब आप इसको लेते हैं तो इसका एचसीएफ आपको निकालना पता है, तो आप जानते हैं 1056, 1 से 5842178। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब 2 से करते हैं तो 5, 2, 8 हो गया, 7, 9 हो गया, 2 हो गया, 2 आपका हो गया 0, 9 और 9, ये आपका हो गया। देखिए 2 1 2, दोनों 18, दोनों 18, ये आपका हो गया। अब ये इतना हम लोग ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने लिया। अब इसके बाद इसको अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए 2 5 10 आपका हो गया, 2 10 5 6 है, 1 5 8 4 है, 2 और 2 1 7 8 है। तो 2 1 जो 2 हो गया, 2 9 18, यहाँ पे 2 8 16 होगा, सॉरी इसको आपको बनाना है 2 8 16। देखिए 2 1 2 8 16, 2 8 16, दोनों 18। अब इसको अगर हम लोग ले लेते हैं 3 से, अब देखो ये 3 से हो गया। अब 3 से काटेंगे इसको, 3 1 3, 3 चौक 12। देखिए 3 1 3 आपका हो गया, 2 3 7 21 आपका हो गया, 3 6 18। अब देखो फिर 3 2 6, 3 6 18, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 6 18, 3 3 9। अब हमें आगे नहीं करने की ज़रूरत है। अब 3 से जो कटे उन्हीं को हम लोगों को ले लेना है। तो देखो 3 से ये नहीं कटेगा, और 3 से अगर इसको आप काटते हैं ये नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे ये नहीं कटेगा, 3 से ये काटेंगे नहीं कटेगा, लेकिन 3 से ये कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। एक लाइन में आप इसको कर लेंगे। आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वही चीज़ आपको लेना है एलसीएम। अब देखिए एलसीएम आपको लेना है, तो जैसे जब एलसीएम आपको लेना है तो 22,
54 कामा 108 कामा 135। पहले आप इसको ले लीजिए। आप सबसे पहले इसको आप 11 से ही काट दीजिए या 2 से काट देते हैं। 2 से काट दिया आपने 11, 2 5 4 हो गया। अब 135 तो कटेगा नहीं, ठीक। अब 3 से काट लो, 11 9, 3 1 9 3 हो गया, 18 3 का 54, 3 चौक 12, 3 5 15। फिर 3 से काट दो। अब ये आपका 11 9 6 15। फिर 3 से काटो, 11 3 2 5। ये फिर आपको काटना है, काटिए, नहीं तो यहीं मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधे। देखिए सब अब अलग अलग हो गए। 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 और 11 330 हो गया। इधर आप ले लेंगे 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 त्रिका 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 गुणे 54। ये हम लोग कर लेंगे। तो अब इसको अगर आपने ले लिया तो अब अगर आप 330 गुणे 54 करते हैं तो देखिए 0 4 3 12, 4 3 12 1 13, 0 5 3 15, 5 3 15 1 16, 0 2। तो देखिए अगर आप लेते हैं, 1 मिनट हम लोग कहीं से फिर से देख लेते हैं, कहीं कैलकुलेशन में तो गलती नहीं है। 11 3 33, 33 गुणे 10 330 हो गया। 330 27 दूनी 54। तो ये हम लोग ले लेंगे 330 गुणे 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 दूनी 54, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करते हैं फिर से। 0 4 3 12, 4 3 12 1 13। ये आपका हो गया 0 5 3 15, 5 3 15 1 16, 0 2 8। इसमें थोड़ा सा एक ऑप्शन आप बना लीजिएगा, तो क्योंकि यहाँ पे एलसीएम पूछा हुआ है, इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इस ऑप्शन को हम लोग बना लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी ऑप्शन में यहाँ पे गलती हो गई है। आइए फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग ले लेते हैं तो देखिए कह रहा है 3 bells ring simultaneously and 11 AM they ring at regular intervals of the 20, 30 and 40 minutes respectively the minute when all the 3 bells ring together next। कह रहा है सुबह 11 बजे ये तीनों एक साथ घंटियां बजती हैं, जिसमें 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के नियमित अंतराल पर। तो वह समय जब तीनों घंटियां एक साथ बजती हैं, तो अगर अब आप इसको लोगे तो देखिए 20, 30 और 40 मिनट है। इसका एलसीएम लो, डायरेक्ट 10 से काटो, 2 3 4 हो गया। फिर 2 से काटो, 1 3 2 हो गया। अब अगर आप ले लेते हो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दहमा 120, 120 मिनट हो गया। मिनट को घंटे में बदल दो, 60 से भाग दो, 2 घंटे। ये दोबारा कब मिलेंगी? एक बार स्टार्टिंग में 11 बजे मिले थी, तो 11 बजे के बाद 2 घंटे, तो 11 में 2 जोड़ देंगे तो 1 बजे। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। इनको हम लोगों को जो है ये दोबारा 1 बजे मिलेंगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द रेशियो ऑफ, देखिए द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3 4 एंड देयर एचसीएफ इज 4, व्हाट विल बी देयर एलसीएम। देखिए इनका एलसीएम निकालना है तो मैंने आपको डायरेक्ट एक ट्रिक बताया था, दोनों को मल्टीप्लाई करिए 12 और जो एचसीएफ है उसको भी मल्टीप्लाई कर दिए 48 बार 48। ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले सिंपल पेपर को देख लिया, इस तरीके से आता है। अब हम लोग नेक्स्ट सिंपल पेपर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस अकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वाई ग्रुप का सिंपल पेपर है आज हमारे पास जो है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो इंग्लिश का सेक्शन है, इंग्लिश के क्वेश्चन में एक्स और वाई ग्रुप में 20 क्वेश्चन आते हैं और नेवी SSR में 25 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो सिंपल पेपर है वो वाई ग्रुप का है, ठीक है। तो वाई ग्रुप में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 नेदियर से। ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? अपोजिट। अपोजिट हमको बताना है यहाँ पर। अपोजिट मतलब समझ सकते हैं आप लोग। अपोजिट मतलब एंटानिम्स की बात की जा रही है, राइट। अपोजिट मतलब एंटानिम्स, ठीक है। तो नेदियर
का नादियर का क्या होगा, जेनिथ होगा। इसका अपोजिट क्या होगा, जेनिथ होगा। राइट आंसर सी होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, इसी तरह से फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, ये अपोजिट चल रहा है, ध्यान रखिएगा। अपोजिट मतलब एंटानिम्स। वांडर का मतलब होता है घूमना फिरना, वांडर का मतलब होता है घूमना फिरना होता है, तो क्या होगा, राइट आंसर रोम होगा। रोम करने, जैसे मोबाइल आपका रोमिंग में पहले होता था, रोम, तो वांडर का मतलब घूमना फिरना। ठीक है, घूमना फिरना, तो क्या होगा, रोम होगा। ठीक है, इसी तरह से आगे क्या है, ये अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नादिर अपोजिट यहाँ पर था जेनिथ। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों गलत है यहाँ पर तो ये जो वांडर है, वांडर का मतलब घूमना फिरना, इधर उधर घूमना फिरना, तो रोम का मतलब भी घूमना फिरना होता है। ध्यान दीजिएगा, वांडर ये घूमना फिरना, तो रोम ये इसका सिनोनिम्स होगा। यहाँ पर एक चीज़ गलत हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन ये गलत हो गया है बच्चों। ठीक है, वांडर का यहाँ पर इसमें ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको अपोजिट बताना है। आप लोग ध्यान देंगे ज़रा, यहाँ पर देखेंगे ये अपोजिट की बात की गई है, जबकि वो क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वांडर का क्या है, जेनिथ है। यहाँ पर तो क्लियर है, वांडर का एंटानिम्स क्या है, यहाँ पर नादिर का क्या होगा, नेदियर का जेनिथ होगा। नेदियर का मतलब निम्न और जेनिथ का मतलब उच्च होता है। निम्न और उच्च की बात कर रहा है, तो इसका अपोजिट नादिर का यानी नेदियर का अपोजिट क्या होगा, जेनिथ होगा। लेकिन जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है वांडर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये वांडर का मतलब घूमना फिरना, तो ये इसका क्या होगा, ये इसका रोम जो है, इसका ये सिनोनिम्स होगा। ध्यान रखिएगा, ये सिनोनिम्स होगा, इसमें इसका अपोजिट दिया ही नहीं है, इसलिए बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, वांडर का जो अगर सिनोनिम्स रोम होगा, वांडर का सिनोनिम्स क्या होगा, वांडर का सिनोनिम्स यहाँ पर रोम होगा। लेकिन अब यहाँ पर हमको अपोजिट बताना था, जबकि अपोजिट ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को गलत कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम गलत कर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करें, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पैराडॉक्स, चूज द वन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर ये विच बेस्ट द एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यहाँ पर सिनोनिम्स बताना है। यहाँ पर आपको सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को सिनोनिम्स बताना है। पैराडॉक्स का मतलब पहेली होता है, रूढ़वादी भी होता है। पैराडॉक्स का मतलब रूढ़वादी भी होता है, पहेली भी होता है, इसलिए यहाँ पर पजल होगा, यहाँ पर पजल होगा। ठीक है, पजल होगा। ये सिनोनिम देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, मतलब ये सिनोनिम्स पूछा है, यहाँ पर ये सिनोनिम्स पूछा है। और ऊपर के जो 2 क्वेश्चन थे, वो एंटानिम्स थे, और जिसमें से एक एंटानिम्स गलत हो गया है। जो रोम, जो वांडर वाला है, वो रोम उसका सिनोनिम्स होगा, न कि एंटानिम्स, इसलिए वो ऑप्शन गलत है। वहाँ पर मतलब कि अपोजिट नहीं दिया है, अपोजिट उससे रिलेटेड वर्ड ही नहीं दिया है, इसलिए उसको मैंने काट दिया है। तो पैराडॉक्स क्या का मतलब रूढ़वादी भी होता है, पहेली भी होता है, तो क्या होगा, पजल होगा। राइट, पजल होगा। ठीक, इसके बाद आते हैं एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब बच्चों क्या होता है, रद्द करना या तोड़ना। एब्रोगेट का मतलब रद्द करना या तोड़ना, क्या, नियम या कानून। नियम या कानून को रद्द करना या तोड़ना, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा जो वो रिपेल होगा। राइट आंसर क्या होगा, रिपेल। रिपेल का मतलब रद्द करना या तोड़ना, तो राइट आंसर हमारा ए होगा। ठीक है, इसका मतलब भी रद्द करना या तोड़ना होता है। ठीक है, ये सिनोनिम्स पूछे गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। कैसे पता चला, डायरेक्शन में दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे डायरेक्शन में बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब वो बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, मतलब वो सिनोनिम्स की बात कर रहा है। तो पैराडॉक्स का क्या होगा, पैराडॉक्स का पजल, और इसके बाद एब्रोगेट का क्या होगा, रिपेल। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर आया क्वेश्चन नंबर 5, ये शुरू हो रहा है फाइंड द एरर। ये स्पॉटिंग एरर, जिसको हम आप कॉमन एरर भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आई वेंट देयर विद अ व्यू टू सर्वे द इंटायर प्रोसीजर। तो
तो आई वेंट देयर विद अ व्यू टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। विथ अ व्यू, विथ अ व्यू टू लुक फॉरवर्ड टू, इन एडिशन टू, ये सब के बाद क्या होगा, ये सब के बाद जीरंड का प्रयोग किया जाता है, जीरंड का प्रयोग किया जाएगा, यानी जो वर्ब आएगी वो आईएनजी के साथ आएगी, राइट। ये होता है कंसेप्ट। तो क्या होगा, आई वेंट देयर विद अ व्यू टू, सर्वे के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा, सर्वेइंग होगा, सर्वे के स्थान पर सर्वेइंग होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा गलत है, बी ऑप्शन हमारा गलत है, सर्वेइंग होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये कंपाउंड प्रेपोजिशन होते हैं, ये प्रेपोजिशन है, कंपाउंड प्रेपोजिशन है, इनके बाद हम जीरंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लुक फॉरवर्ड टू, एडिशन टू, विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू का मतलब होता है के उद्देश्य से, विद अ व्यू टू का मतलब क्या होता है, के उद्देश्य से, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, इफ़ ही विल वर्क हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर इफ़ के साथ या इन केस के साथ या अनलेस के साथ या अनटिल के साथ आप कभी भी विल या शैल का प्रयोग नहीं करोगे। विल या शैल का प्रयोग ये जिस क्लाज में रहेंगे उसमें हम विल या शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, दूसरी क्लाज में हम कर सकते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा गलत है। इफ़ ही विल, यहाँ पर विल नहीं आएगा, विल यहाँ से हटेगा और वर्क के स्थान पर क्या हो जाएगा, वर्क्स हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, राइट। तो इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल श्योरली, इस तरह से होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इफ़ वाली क्लाज में, मतलब इफ़ वाली क्लाज में हम विल या शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, हम दूसरी क्लाज में विल या शैल का प्रयोग कर सकते हैं, राइट, ये कहने का मतलब है। लेकिन जिस क्लाज में इफ़ लगा होगा या इन केस लगा होगा या अनलेस लगा होगा या अनटिल लगा होगा, उसमें हम विल शैल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए गलत है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वियरिंग सैंडल्स टुडे। एवरी चाइल्ड इन द क्लास, एवरी के साथ ध्यान दीजिएगा, एवरी के बाद नाउन भी सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर होती है, तो आर के स्थान पर यहाँ पर इज होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आर के स्थान पर इज होगा क्योंकि एवरी लगा हुआ है, ठीक है, आर के स्थान पर इज होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 7 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 8 की तरफ। 8 क्या कह रहा है, एज सुन एज द बेल रैंग देन द स्टूडेंट्स रशेड आउट ऑफ देयर क्लासेस। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एज सुन एज के साथ, ध्यान दीजिएगा एज सुन एज के साथ हम कामा का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम नो सूनर के साथ हम क्या लगाते हैं, दैन लगाते हैं। दोनों की मीनिंग वही आती है, जैसे ही वैसे ही, जैसे ही वैसे ही, लेकिन यहाँ पर कामा और दैन दोनों लगा दिया है, तो यहाँ पर दैन का प्रयोग नहीं होगा, राइट। इसलिए सी ऑप्शन गलत है, यहाँ पर दैन नहीं आएगा, ठीक है। ये इसका कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताएंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, ए पेयर ऑफ शूज आर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। तो इसका क्या कंसेप्ट है, थोड़ा सा इसको भी हम लोग समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पेयर ऑफ जिसमें लग जाता है, जैसे शूज वैसे प्लूरल होता है, ट्राउजर्स प्लूरल यूज होता है, सीजर्स प्लूरल यूज होता है, ठीक, बाइनोकुलर्स प्लूरल यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे शब्दों के पहले, ऐसे नाउन के पहले हम ए पेयर ऑफ का प्रयोग कर देंगे, तब ये हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तब इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए पेयर ऑफ शूज कह रहा है, एक जोड़ी जूता की बात की जा रही, अब पेयर ऑफ शूज की बात की जा रही, अब इसलिए ये सिंगुलर हो गया है, तो यहाँ पर आर के स्थान पर इज होगा,
ऑप्शन बी हमारा गलत है। आर के स्थान पर क्या यूज होगा? आर के स्थान पर इज होगा। वैसे शूज, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैजामाज, निकर्स, बरमुंडाज, टोंग्स, सीयर्स, प्लायर्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टिकल्स, ये सब प्लूरल होता है। लेकिन जब इनके पहले अपेयर ऑफ का प्रयोग कर देते हैं तब ये सिंगुलर वर्ब लेना शुरू कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर आएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? द क्लाइमेट इज नॉट कंडक्टिव। कंडक्टिव जो है, ध्यान दीजिएगा, कंडक्टिव हमेशा और हमेशा अपने बाद टू लेता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा होगा? डी ऑप्शन, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, कंडक्टिव टू, ध्यान दीजिएगा, कंडक्टिव टू लेता है हमेशा। कंडक्टिव टू, कंडक्टिव टू गुड हेल्थ, हमेशा टू लेता है। ही नोज फ्रेंच एंड जर्मन। बिसाइड, देखिए यहाँ पर बिसाइड का मतलब होता है कि पास में या बगल में, बगल में, के पास में या बगल में। अब बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, राइट। तो ही नोज फ्रेंच एंड जर्मन और बिसाइड्स रशियन, के अतिरिक्त, मतलब वो कह रहा है कि वह फ्रेंच और जर्मन भी जानता है, बिसाइड रशियन। तो यहाँ पर बिसाइड्स होना चाहिए, बिसाइड्स, बोलिए BESIDES, बिसाइड्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है? स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड। इरेडिकेटेड फ्रॉम होना चाहिए, राइट आंसर बी होगा, इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पर क्या होगा? फ्रॉम का प्रयोग करोगे। ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होगा। इसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट, आई कांग्रेचुलेटेड यू। कांग्रेचुलेट हमेशा आन लेता है, इसलिए राइट आंसर सी होगा, आई कांग्रेचुलेटेड यू ऑन योर सक्सेस। आई कांग्रेचुलेटेड यू ऑन योर होना चाहिए, यहाँ पर यस गलत छप गया है, योर सक्सेस होना चाहिए। कांग्रेचुलेट यू ऑन, यहाँ पर ऑन आएगा। कांग्रेचुलेट हमेशा और हमेशा ऑन ही लेता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं ही स्लिप्ड द ट्रेन। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्लिप्ड, पहली बात स्लिप की स्पेलिंग थोड़ा गलत छप गई है, SLIPPED होना चाहिए। ठीक है, ये होगा स्लिप करना, ही स्लिप्ड, तो ये गलत है, यहाँ पर स्लिप लिखिए। तो स्लिप फ्रॉम होगा कि ऑफ होगा? तो देखिए, जो ऑफ होता है और फ्रॉम होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये दोनों सेपरेशन के लिए आते हैं। सेपरेशन का मतलब अलगाव, अलगाव के लिए दोनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अलगाव दो तरह का होता है, एक होता है आपका एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल या कह सकते हैं कि सडन, एक्सीडेंटल या सडन। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? OFF का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमारा सेपरेशन जो है वो क्या होगा? नेचुरल होगा, नेचुरल होगा या एक्सपेक्टेड होगा, तो उसके लिए फिर हम क्या यूज करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ये कंसेप्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो ट्रेन से स्लिप कर गया तो एक्सीडेंटल है, इसलिए ये आएगा OFF, राइट। OFF का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हमने बोला कि ही फेल ऑफ द हॉर्स, वह घोड़े से गिर गया, ही फेल ऑफ द हॉर्स, तो ही फेल ऑफ आएगा। लेकिन अगर हमने बोला कि लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं, अब वो एक्सीडेंटल नहीं है, एक्सपेक्टेड है, नेचुरल है, बसंत ऋतु में पत्तियां गिरती हैं, तो वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करोगे। लेकिन अगर हमने बोला ही फेल ऑफ द हॉर्स, वो घोड़े से गिर गया, तो एक्सीडेंटल है, सडन है, तो वहाँ पर ऑफ आएगा, फेल ऑफ द हॉर्स। तो वही चीज़ है, ट्रेन से गिरा, एक्सीडेंटल है, इसलिए OFF का प्रयोग करोगे, राइट। इसके बाद फिर आता है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन हमारा शुरू हो जाता है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, क्लाइमेट चेंज,
रीअरेंजमेंट ऑफ ए सेंटेंस, मतलब जिसको PQRS कहते हो। ये ऑर्डरिंग ऑफ ए वर्ड इन ए सेंटेंस है, इसको कहा जाता है ऑर्डरिंग ऑफ ए वर्ड इन ए सेंटेंस। एक होता है सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसको हम सेंटेंस को अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाते हैं, लेकिन ये जो है ये वर्ड अरेंजमेंट है। ध्यान रखिएगा, एयरफोर्स XY या नेवी SSR में हमेशा और हमेशा वर्ड अरेंजमेंट आता है। क्या आता है? वर्ड अरेंजमेंट आता है, न कि वहाँ पर वर्ड अरेंजमेंट आता है, न कि सेंटेंस अरेंजमेंट। तो ये वर्ड अरेंजमेंट है। और सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या होता है, वहाँ पर लास्ट में सब सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए वर्ड अरेंजमेंट है। ठीक है, ये क्या है? वर्ड अरेंजमेंट है। तो क्या होगा? क्लाइमेट चेंज ड्यू, क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, क्लाइमेट चेंज होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज ड्यू। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ड्यू के बाद आप लोगों को पता होगा, ड्यू के बाद हमेशा टू आता है, ड्यू के बाद हमेशा और हमेशा टू का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ड्यू पर इसने रोक दिया है, ठीक है, यहाँ पर इसने रोका हुआ है, तो आपको देखना है कि क्या हो सकता है। तो क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज ड्यू टू राइस प्रोडक्शन, यहीं से पकड़ में आ जाएगा। क्लाइमेट चेंज जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, न कि चावल के उत्पादन से हो रहा है, राइट। क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो क्या पकड़ोगे? क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर चेंज लिख दीजिए, क्लाइमेट में परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, यानी यस। क्या आ गया? यस, क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद क्या होगा? क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग काजिंग चेंजेज इन रेनफॉल, जिसकी वजह से रेनफॉल में क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। काजिंग चेंजेज इन रेनफॉल, यानी यस के बाद क्यू। उसके बाद इज द न्यू चैलेंज, नई चुनौती बनता जा रहा है, आर इज द न्यू चैलेंज। पी टू राइस प्रोडक्शन एंड अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एग्रीरियन सोसाइटी, और भी कृषि से संबंधित बहुत सारी चीज़ों में। तो यस क्यू आर पी, यस क्यू आर पी, यानी यस के बाद अब देखिए क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग टू राइस प्रोडक्शन नहीं बोल सकते हो, क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? काजिंग चेंजेज इन रेनफॉल, रेनफॉल में परिवर्तन हो रहा है। बोलिए, और क्या है? इज द न्यू चैलेंज, नई चुनौती बनता जा रहा है। टू राइस प्रोडक्शन में, राइस प्रोडक्शन में काजिंग इज द न्यू चैलेंज टू राइस प्रोडक्शन एंड अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एग्रीरियन सोसाइटी। तो क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, यस को पकड़ोगे। उसके बाद क्यू काजिंग चेंजेज इन रेनफॉल, जिसकी वजह से रेनफॉल में क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, मतलब यस के बाद क्यू ही आएगा। अगर यस के बाद आपने पी ले लिया, यस के बाद पी, देखिए यस के बाद क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग टू राइस प्रोडक्शन, ये गलत हो जाएगा। इसलिए क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद काजिंग चेंजेज इन रेनफॉल, रेनफॉल में परिवर्तन आ रहा है, किस टू काजिंग चेंजेज इन रेनफॉल टू राइस प्रोडक्शन, राइस चावल के उत्पादन में, एंड अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एग्रीरियन सोसाइटी, यानी यस क्यू आर पी, यस क्यू आर पी इज द राइट आंसर। बोलिए, राइट आंसर ए होगा, राइट आंसर ए। कुछ बच्चे क्या करें? ड्यू क्लाइमेट चेंज ड्यू टू राइस प्रोडक्शन कर देंगे, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट में परिवर्तन किसकी वजह से आ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आ रहा है। इसलिए यस आएगा, यस के बाद फिर क्यू आएगा, क्यू के बाद फिर क्या आएगा? आर इज द न्यू चैलेंज बनता जा रहा है टू राइस प्रोडक्शन एंड अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एग्रीरियन सोसाइटी। ठीक है, इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये, और ये हमारा क्या होता है? PQRS, उसके बाद 6 ये लास्ट का पॉइंट होता है, इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगना चाहिए था। टाइपिस्ट ने थोड़ा नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया आंसर हमारा यस क्यू आर पी। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं पैसिव वॉइस, दार्जिलिंग ग्रोज टी, दार्जिलिंग ग्रोज टी। तो क्या होगा? इसका होगा टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग। बोलिए, टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग। अब
यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं करोगे क्योंकि प्लेस दिया है। दार्जिलिंग एक प्लेस है। दार्जिलिंग क्या है? एक प्लेस है। दार्जिलिंग एक प्लेस है, इसलिए बाई का प्रयोग नहीं करोगे। इन या ऐट का प्रयोग होता है। अगर स्थान छोटा होगा तो ऐट लगेगा, बड़ा होगा तो इन होगा। तो दार्जिलिंग बड़ी जगह है तो यहाँ पर इन आएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग। ये टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, टी इज ग्रोन बाई दार्जिलिंग गलत हो जाएगा। टी वाज ग्रोन ये भी गलत हो जाएगा। टी हैज बीन तो आएगा नहीं। टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग। प्लेस दिया रहता है तो बाई का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं क्या है। जॉन सेड टू मी आई एम हेल्पिंग द पुअर इन स्लम एरिया। ठीक है, तो जॉन आस्क्ड आएगा नहीं क्योंकि इंट्रोगेटिव में आस्क्ड आता है, इसलिए ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, सी देखिए, जॉन टोल्ड मी दैट ही इज एम.आर. वाज में बदलेगा, इसलिए ये भी नहीं हो पाएगा। और ये क्या करें, जॉन टोल्ड मी दैट ही हैज़ बीन, अब इसमें हैज़ बीन आ रहा है, ये भी नहीं हो पाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? जॉन टोल्ड मी दैट ही, आई इसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा तो ही हो जाएगा। ही वाज हेल्पिंग द पुअर इन स्लम एरिया। राइट आंसर बी। राइट आंसर बी। ठीक है, राइट आंसर आपका बी होगा। ठीक, इसके बाद 17 के बाद आता है 18। ठीक है, 18 क्या है? फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड कमेटी, COMMITTE होता है। बोलिए, तो राइट आंसर इसका बी होगा। COMMITTE होता है कमेटी की स्पेलिंग, यानी बी होगा। ठीक है, बी MMTTE होता है। ठीक, इसके बाद फिर आता है फेयर एंड स्क्वायर, निष्पक्ष जिसको कहा जाता है, इन एन ऑनेस्ट वे। इन एन ऑनेस्ट वे, राइट आंसर ए होगा। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब निष्पक्ष, साफ सुथरा, निष्पक्ष यानी इन अ ऑनेस्टी वे। इन ऑनेस्टी वे। ठीक है, राइट आंसर ए होगा, इन एन ऑनेस्टी वे, ऑप्शन ए। ठीक, इसके बाद हम लोग आएंगे प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन डॉक्टर। ध्यान दीजिएगा, मैन डॉक्टर एक कंपाउंड नाउन है। मैन डॉक्टर एक कंपाउंड नाउन है और इसका जब भी प्लूरल बनाओगे तो दोनों शब्दों का प्लूरल बनेगा। मैन का मेन हो जाएगा और डॉक्टर का डॉक्टर्स हो जाएगा। डॉक्टर का डॉक्टर्स हो जाएगा। तो मैन डॉक्टर का क्या होगा? मेन डॉक्टर ये नहीं हो पाएगा। मैन डॉक्टर्स ये भी नहीं होगा। मैंस होता है नहीं, मैन का मेन होता है, ये हो नहीं पाएगा। तो नन ऑफ दीज, इसका नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि मैन डॉक्टर का प्लूरल हमारा ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन हमने 20 क्वेश्चन का सेट जो है सैम्पल पेपर सॉल्व किया। इसी तरह से हम सैम्पल पेपर लेकर आते रहेंगे। आज यहीं तक बच्चों, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।